to BHU World, myself Paras Tiwari as a mentor of physics और आज हम बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर के फिजिक्स सेक्शन की एनालिसिस पेपर एनालिसिस के लास्ट 5, 7, 10 इयर्स के पेपर्स की एनालिसिस की कैसे कैसे चीज़ें आती हैं पेपर में और क्या क्या हमें करना पड़ेगा इस एग्जाम में फिजिक्स सेक्शन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए हम 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस बना सकें। आइए देखते हैं फिजिक्स सेक्शन। तो सिलेबस पे ऊपर मूव करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं पेपर देने वाला होता और मेरे पास ऑप्शंस होते तो मैं फिजिक्स सेक्शन जरूर आउट करता, क्योंकि 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये मेरा सबसे ज्यादा टाइम बचाएंगे और इतने कम टाइम में हो सकता है कि आप इस पूरे पेपर को 25 क्वेश्चंस आप 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो, क्योंकि हमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने, सिर्फ ब्रश ऑफ करने हैं। और कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग लगेगी या बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रिगरस कोई हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रल या डिफरेंशियल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस बेसिक्स पे स्टिक करना है हमें और हम पूरा का पूरा 25 के 25 क्वेश्चंस, मैं एश्योर करता हूं कि 25 में से 24 क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी बना सकते हैं। और बिल्कुल सिलेबस की तरफ चलते हैं। हमने सिलेबस को अभी शुरुआत में सबसे पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन और टू डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो डायमेंशनल बैलेंसिंग एंड यूनिट आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ दो तरह के सवाल आए हैं 2010 से लेकर के 2017 तक। लगातार हर पेपर में कम से कम एक दो सवाल रहते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के सबसे पहला टॉपिक है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डायमेंशनल बैलेंसिंग की एक सवाल आता ही आता है ज्यादातर। और दूसरा टाइप का सवाल होता है यूनिट आइडेंटिफिकेशन का। इसका मतलब क्या हुआ, वो करता क्या है कि आपको पूछ लेगा कि टॉर्क की जो यूनिट होती है उसके डायमेंशंस बताइए, या उसके कुछ टर्म्स दे देगा और उसमें से कुछ मिसिंग बता देगा और वो चार में से एक ऑप्शन रहेगा, वो आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद, और इससे जरूरी ही बोल रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि इससे सवाल आते ही आते हैं, हर साल आते हैं इन दो में से किसी ना एक से, और लगातार दो सवाल रहते हैं, हमेशा ही कोरिलेटेड रहते हैं। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के सवाल अभी तक मुझे किसी भी पेपर में नहीं मिले हैं और वो टॉपिक शायद इतना ज्यादा आसान होता है कि हम उस पेपर में, शायद इतना लेवल है इस पेपर का कि हम वन डायमेंशनल मोशन को स्किप कर सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम से। और लेकिन टू डायमेंशनल मोशन, और इसमें सिर्फ एक टॉपिक मैंने इसलिए लिखा हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन की कि ये ऐसा टॉपिक है कि हर बार इस पेपर में आता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 2D मोशन का क्वेश्चन नहीं आया, उसके अलावा हर पेपर में कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 सवाल तक आ चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी टॉपिक से 25 में से 4 सवाल जो है एक ही टॉपिक से आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन सीधा टू डायमेंशनल मोशन, और हमें करना क्या होगा, हम बहुत आसानी से करेंगे क्या कि अगर जो भी हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसे हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, जैसे बेसिकली कहते हैं कि दो एक्सिस के अलोंग तोड़ देंगे, तो ये दो अलग अलग डायमेंशंस का, दो 1D डायमेंशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको दो कंपोनेंट्स दे देगा, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी बता देगा और वो पूछेगा कि कहां पे है ऑब्जेक्ट, या उसका फिर रेंज पूछ लेगा और या मैक्सिमम हाइट देगा। मतलब कंप्लीटली फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर से तीन फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा अगर हम सिर्फ उसका डेरिवेशन एक बार देख लें। ये ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ याद करना है, बिना याद किए चीजें इतनी आसान होती हैं, जब तक आपको चीजें चलते हुए नहीं दिखेंगी कि कैसे हो रहा है, ये करना मुश्किल होता है। और 4 सवाल अगर आपको ये पता है कि चीजें कैसे हो रही हैं या क्या हो रहा है, बेसिक्स क्या है इनके पीछे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सिंपल वेक्टर्स का क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, तो आपको ये तक पढ़ने की जरूरत है, आपको किताब खोलने तक की जरूरत नहीं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, एनएलएम एंड वर्क एनर्जी पावर। एनएलएम जिन्हें नहीं पता है उन्हें स्टैंड करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और डब्ल्यूईपी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का नाम है और कंबाइंड टॉपिक्स का है। और इसमें जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते हैं या जिनसे सवाल आ सकते हैं, वो है अपैरेंट वेट प्रॉब्लम। ये एक ऐसा टॉपिक है पेपर में जो मुझे हर दूसरे साल में ये सवाल जो है ना इन टॉपिक से रिपीट हो रहा है बार बार, कि एक ही जैसी प्रॉब्लम्स हैं बार बार आ रही हैं कि कभी किसी बंदे को एलिवेटर में चढ़ा देगा और उसे एक्सेलरेशन दे देगा एलिवेटर को, और यहाँ पे एक रखी रहेगी अपनी वेइंग मशीन और वो पूछेगा कि उसकी रीडिंग क्या है। ऐसे करके सवाल जो है इसी के साथ वेरिएशन के साथ, कभी ग्रेविटेशन को इसमें इंक्लूड करके ऐसा पूछेगा कि आपका जो वेट है वो चेंज हो सकता है, तो और वो उसकी वैल्यूज पूछता है। और ये सवाल काफी फ्रीक्वेंट है बाकी इन दोनों से। उसके अलावा इन दो चैप्टर से जो दो टॉपिक्स हैं वो है कोलिजन और वर्क एनर्जी थ्योरम।
कॉमन सेंस की बात है, वर्ग थ्योरम इस पूरी दोनों चैप्टर्स का बेस है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है और ये डायरेक्टली कभी नहीं पूछता है, इसके एप्लीकेशन पूछेगा और वो एप्लीकेशन इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कि चीजें आपको दिखे ना। अगर हमें सिर्फ बेसिक्स पता है कि किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो हम वो सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सच बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में 15 सेकंड लगेगा तो सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेगा। और ये शायद ईजी के पेपर में, बीएससी ईजी के पेपर में टाइम की थोड़ी ज्यादा मारामारी रहती है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप फिजिक्स सेक्शन ऑप्ट करें क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा बेसिकली। आप जैसे आप इसके साथ मैथ सेक्शन में ऑप्ट करेंगे और हमारे पैकेज में कुछ ऐसा है कि आपको टाइम बचाने के साथ साथ आप उतने ही टाइम में आपको सब कुछ करना है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चंस को शॉर्ट में कंप्लीट करना या कितना जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं कम से कम स्टेप्स में जल्दी से जल्दी। अगले टॉपिक पे जाते हैं, वो है रोटेशन। थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है फिजिक्स की दुनिया में ये, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो बीएससी ईजी का पेपर है लास्ट ईयर, इससे सवाल थोड़ा कम आते हैं, कोई इससे बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछता है। जो पूछता है वो पूछता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स लगवाता है, सिंपल तरीके से बस आपको 2 पॉइंट्स पे जो है एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कभी कभी टॉपिक से आ जाता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी ऐसा रहेगा कि कोई स्फीयर दे देगा, उसका इतना पोर्शन अगर हटा दिया जाए या इतना पोर्शन हटा के यहाँ कहीं रख दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ नेट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा किसी एक्सिस के बाद। ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि बहुत आसान है, सिंपल। 2 थ्योरम्स होती हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों से बड़े आसानी से हो सकता है। वो सब आपको हमारे पैकेज में मिलेगा। हमारे मेंटर्स जो हैं इंडिविजुअल टॉपिक से एक्सपर्ट है अपने आप में बिल्कुल ही, और वो सब ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि ये सवाल आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रहे हैं। तो उसके बाद अपन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फ्लूइड, और फ्लूइड भी थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है क्योंकि मैकेनिक्स हम बिल्कुल खत्म पे हैं और एंड करने वाले हैं। तो पहले ही बता देता हूँ, फ्लूइड के कोई कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछता है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि फ्लूइड के सवाल टाइम लेते हैं, दिमाग खाते हैं थोड़ा और परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है सिर्फ 2 तरीके के सवाल पूछे गए हैं आज तक। एक वो ये है स्पेसिफिक डेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये मैंने स्लैश इसीलिए लगाया कि स्पेसिफिक डेंसिटी और डेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो ये इसमें सवाल कैसे रहते हैं, मतलब अजीब सा ऐसा रहेगा कुछ कि फॉर एग्जांपल पानी में हमने मरकरी का ड्रॉप डाल दिया, तो और या तो फिर कोई वुडन प्लैंक डाल दिया, उसका कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है, और इससे रिलेटेड या ऐसी चीजें जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का, वैसे 2 से ज्यादा कभी गया नहीं है पेपर में, लेकिन हम तब भी 2 से ज्यादा का करेंगे सेफ साइड में रहने के लिए। तो डेंसिटीज में डिफरेंस है, उसकी वजह से एक बुओयंट फोर्स आएगा, उसका जो कुछ भी मोशन होगा या तो मोशन पूछ लेगा, कभी कभी इसको एक ड्रॉप के लिए पूछ लेगा, सॉरी बबल के लिए पूछ लेता है, तो उसमें एडियाबेटिक चेंज होता है। हमें ये सब फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कब क्या कैलकुलेशन लगानी है, और बड़े ही आराम से हो जाते हैं ये, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं और एक ही जैसे आते हैं। उसके अलावा है ड्रॉप प्रॉब्लम। ड्रॉप प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि एक सिंपल टाइप का सवाल होता है कि एक सिंगल ड्रॉप होती है बड़ी सी, उसका रेडियस कुछ होता है, उसको n छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल दिया जाता है या कुछ तरीके से बदल दिया जाता है, तो उसमें सरफेस एनर्जी में चेंज पूछ देगा, या तो फिर रेडियस का डिफरेंस पूछ देगा, या पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पूछ देगा, वो कंडीशंस लगा करके। बस इतना ही है मैकेनिक्स सेक्शन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रहे हैं 11 प्लस 12 के, और अगला हमारा टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मुझे पता नहीं कि हमारे पेपर सेटर्स को ये टॉपिक क्यों बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पसंद है। सबसे पहला टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। ऑलमोस्ट हर ईयर 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल सीरियल वाइज ऐसे आते जाते हैं और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सिंपल फार्मूला से, t = 2 pi √L/g। पता नहीं क्यों ये फॉर्मूला इन्हें इतना ज्यादा पसंद है। सीसी के वेरिएशन के सवाल देता है, सेकंड पेंडुलम सिंपल डेफिनेशंस पे आता है, और कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये आपके 2 सवाल बने बनाए रखे हुए हैं वहां पे, बिना बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 टाइम में हो जाते हैं, देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती, बस धैर्य के साथ करना होगा। और उसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसी में ये थोड़े और टॉपिक्स हैं क्योंकि ये जो बॉटलनेक होता है ना चैप्टर का, ये जो है ऐसा टॉपिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बेसिक फॉर्मूला, उसके अलावा इधर वेव इक्वेशन के सवाल, ये इसीलिए मैं हिंदी में लिखा हुआ है, ये बॉटलनेक होते हैं चैप्टर के। सबसे टफ पोर्शन इसको कहा जाता है। लोगों को समझ नहीं आते हैं ज्यादातर चीजें क्योंकि इमोशन बेस्ड होते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए होता है। लेकिन एज फॉर एज क्योंकि हमारे मेंटर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो ऐसे टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे चीजें बिल्कुल सामने चल रही हैं। तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑन बेसिक फार्मूला एंड मोशन बेस्ड एक्टिविटीज का मतलब क्या निकल रहा है कि ये सवाल कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल इधर से इधर तक एसएचएम कर रहा है, मान लेते हैं,
तो उसमें आपको ये ऐसे पूछ लेगा कि किसी एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दे देगा और एक और कंडीशन दे देगा, मीन पोजीशन बता देगा और पूछेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। उसके अलावा या तो फिर ऐसा करेगा कि इस पॉइंट पे कुछ और एक्सेलरेशन दे देगा और वेलोसिटी पूछ लेगा और इसी तरह के रिलेशन या ओमेगा पूछ लेगा। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, सिंपल सवाल होते हैं और इक्वेशन में थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस ज्यादातर सवालों में जीरो नहीं है। इस बात का बच्चे ज्यादातर गलत करेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ जल्दीबाजी में ये चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन ले लेंगे पाई बाई 2 के डिफरेंस में, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल तरीके से। और फिर उसके बाद आते हैं वेव्स एंड साउंड। वेव्स एंड साउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है। और ये सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि छोड़ने लायक होते हैं, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा लंबा होता है, 5 सेकंड ज्यादा लगेगा पढ़ने में, 5 सेकंड कम लगेगा सॉल्व करने में, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टॉपिक डॉपलर इफेक्ट, हम सब ये जानते हैं। वेलोसिटी में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन दिखता है, वो बिल्कुल समझेंगे सिस्टमैटिक ऑर्डर से, बिल्कुल एक जनरल फॉर्मूला, कुछ ऐसा नहीं होगा कि 6 अलग अलग कंडीशन हमें याद करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंगल एक कंडीशन से लेके चलेंगे और उसी से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, किस चीज में क्या वेरी करती है सब देखेंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारा जो पैकेज है वो आपको बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेव इक्वेशन के सवाल, जिसको मैं कह रहा था कि ये बॉटलनेक के चैप्टर का, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस दिखेंगे आपको और आप चुपचाप सॉल्व कर लोगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वेव इक्वेशन के सवाल थोड़े अलग होते हैं क्योंकि बिल्कुल यूनिक होते हैं। दो तरह के सवाल आएंगे, या तो पिक्चर के या जिसको कहते हैं वाई एक्स ग्राफ का या वाई टी ग्राफ का, और वेव इक्वेशन कैसे बनाना होता है अगर आपको ये पता है तो इसके सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। क्योंकि वेव होता क्या है, एवरी पार्टिकल रिपीट्स द प्रीवियस पार्टिकल, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, एनर्जी का ट्रांसफर है। तो बस उसी चीज का है कि कैसे हमें f of t minus xv चला जाता है वो, या कैसा f of t अगला पार्टिकल है कब किस चीज को ऑसिलेट करा रहा है या कब उसका पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, वो पिछले पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस चीज के सवाल होते हैं ये। और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन अगर एक बार आ गया तो शायद आपको जिंदगी में ये चीज कभी ना भूले। नेक्स्ट है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी टॉपिक इसमें मैंने स्किप किए हुए हैं, ये वो सवाल है जिनसे सवाल बनाए जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल रिपीटेड आ रहे हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं यूनिवर्स से सवाल आ रहे हैं। क्योंकि हमें करना, हमें ये नहीं करना है गधों की तरह बिल्कुल बस किताबें पढ़ते रहनी, पेज पलटते रहना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल का मतलब मेरा यहाँ पे AIR 1 2 3 4 5 भी है, तो कोई बहुत गड़बड़ नहीं होगा अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो। और हमें 25 के 25 ऑप्ट करने हैं सवाल, और 25 में से एटलीस्ट 24, मैं एक सवाल जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स बन कहाँ रहे हैं और उसका नोड, एंटी नोड, विजुअलाइजेशन कहाँ हो रहा है, कौन सा हार्मोनिक हो रहा है, वो ये सब भी देखना पड़ेगा, वो सब आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स में। और उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसका थोड़ा फिजिकल वर्जन हो जाता है, वो होता है ऑर्गन्स के टर्म्स में, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, दोनों साइड क्लोज, ये दोनों साइड ओपन, ऐसे करके होता है, वो सब हम देखेंगे अपने पैकेज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिक्स इसीलिए लिखा है क्योंकि सब एक ही है, कोई फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि कोई दुनिया की दूसरी जगह से कोई चीज आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑप्टिक्स कंप्लीट एक है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, आप सब ऑप्टिक्स जानिए बस। क्यों, अभी बताता हूँ। रे डायग्राम हमारा जो टॉपिक्स है, रे डायग्राम से शुरू होगा बिल्कुल बेसिक से कि लाइट कहां से, अगर वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर लिया जाएगा या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे होती है तो उससे रे डायग्राम बनते हैं। और शायद बहुत जो लोग पढ़ के आते हैं खासकर 12th में, उन्हें अलग अलग पढ़ाया जाता है, मिरर के लिए ऐसा होता है, ये नियम होते हैं, ऐसे कानून होते हैं, मिरर लेंस के लिए अलग होता है, कॉनकेव में ऐसा, कॉन्वेक्स में ऐसा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 रूल, सिंपल 4 रूल से हम ये पूरा रे डायग्राम कवर करेंगे अलोंग विद कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कुछ भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उन 4 नियम याद रखने होंगे और वो बहुत ही ज्यादा आसान है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके सवाल रिपीटेड आते हैं, कंबाइंड फोकल लेंथ पूछता है, या तो फिर क्या करता है कि कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के बाद, कंबाइंड फोकल लेंथ का मतलब होता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो सिंगल लेंस प्रॉब्लम हो गई, वापस कहां आ गई प्रॉब्लम, रे डायग्राम पे, वो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है अपना, आप अपन लोग वेव ऑप्टिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, वो टॉपिक रिलेटेड है इधर से। अगर ये पार्ट अपना, और जिसको मैं कह रहा हूं वेव इक्वेशन के सवाल, अगर ये पार्ट अपना स्ट्रांग है तो ये हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वाईडीएसी,
तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स हैं, जिनमें सिर्फ एक चीज आता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस सिर्फ एक मात्र ऐसी चीज है जो पाथ डिफरेंस है, तीनों की तीनों चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। इंटरफेरेंस में जब फिक्स स्लिट या मतलब कम स्लिट्स होते हैं, 2 या 3, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफ्रैक्शन में हम एक ही स्लिट लेते हैं या उस स्लिट्स के उस एक सिंगल स्लिट के हम n पार्ट्स कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा होता है, तो उसे हम डिफ्रैक्शन कर देते हैं। और एक टॉपिक है बोथ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये एक टॉपिक है जो बच्चों को मुझे लगता है कि परेशान करता होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हम स्किप कर देते हैं। हमें पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैसे निकालते हैं, हमें ये तो पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये चीजें हम देख कहाँ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल ऐसा यूज करें, किसी लाइट सोर्स के आगे हम एक रेजर कर दें, तो उसका शैडो कैसा बनेगा ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि फॉर्मूले में क्या हो रहा है। तो हम उसको उस टाइम में कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर में इतना रश होता है कि इन सब चीजों में हमारा दिमाग नहीं जाता। तो इन सब चीजों को भी हम कवर अप करेंगे, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इस सवाल इससे उतना ही आता है जितना इससे आता है। तो हमारे लिए बिल्कुल बराबर चीजें हैं, और एक कंटिन्यूएशन में है तो कोई बहुत टाइम नहीं लेंगे और समझने में बहुत ही आसान होता है। वाईडीएसी हम सभी जानते हैं, 12th के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एश्योर होता है कि 5 मार्क्स का डेरिवेशन आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर भी ऐसा है। वाईडीएसी के साथ थोड़ा कम आते हैं, ओकेजनली 3-4 साल में एक बार ही बस। और अभी तक हमने मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स सेक्शन कंप्लीटली पूरा देख चुके हैं हम लोग। और अब ऐसे टॉपिक्स पे आते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सोचना थोड़ा कम पड़ता है। और शुरू करते हैं 12th के फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ये इंटररिलेटेड टॉपिक है, इसमें ग्रेविटेशन मैंने लिखा नहीं है दूसरी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एनालॉगी से चलते हैं, तो वो अपन लोग पढ़ लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ जी। रिपीटेड सवाल हर पेपर में ज्यादातर तो ऐसा हुआ है कि एक सवाल तो सबसे पहले ये पूछता है वेरिएशन ऑफ जी का डेप्थ के साथ या हाइट के साथ। उसके अलावा ये क्या करता है कि एक सवाल या तो इलेक्ट्रो में, ये जी का मतलब आप समझ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो फिर ये ऐसे देगा, या तो फिर ऐसा करेगा कि कोई चार्ज बॉडी दे देगा स्फेरिकल, और वो पूछेगा यहाँ पे अगर कोई हम चार्ज पार्टिकल छोड़ते हैं और इसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी पूरे वॉल्यूम में फैली हुई होगी, तो वो ऐसा पूछेगा कि इसका एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा। सेम चीजें हैं, और वो जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सिमिलर होता है, गॉस लॉ का यूज करना होता है, वो आगे वहां पे टॉपिक लिखा हुआ है। और ऐसा ज्यादा ये इतना क्रिटिकल टॉपिक इसको बना दिया है इस पेपर ने कि लगभग ये हर 2 साल में एक बार तो ये पूछा ही हुआ है। उसके अलावा क्या करता है कि ये दूसरे सवालों में ये एज अ फैक्ट यूज होता है। दूसरे सवालों में मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ कभी ऐसा करेगा कि ये आपको बोल देगा कि अर्थ पे एक वेल है जो कि उससे 3 किलोमीटर नीचे है, तो 3 किलोमीटर नीचे, ठीक है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, भले वो अप्रोक्सीमेशन के बाद ऑलमोस्ट उतना ही आ जाएगा। अगर वो 50 हो जाए तब तो चेंज आएगा, तब वो कहेगा कि वेल में आप ड्रॉप कर रहे हैं, और पूछेगा टाइम की कितनी देर में आपको साउंड समझ में आएगा। तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए। ये इसलिए परेशान करेगा। डायरेक्ट सवाल आ जाए तो हमें फॉर्मूला पता ही है, उसके अलावा अगर हम चाहें तो हम इनका एप्लीकेशन इस तरह से कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के डायरेक्टली ये सवाल पूछा है, और वो भी जैसा कि t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, और बस इसी तरह के सवाल है, लेकिन पता हमें तीनों होने चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए। अदर देन दैट किरचॉफ लॉ, हमेशा की तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं, क्योंकि हमें सर्किट सॉल्व करने हैं सीधा सीधा। बहुत आसान सर्किट होते हैं, कोई बहुत ज्यादा वाइंडिंग अप नहीं रहती है, या बहुत ज्यादा सीरीज पैरेलल का झगड़ा नहीं रहता है, बहुत सिंपल से होते हैं। 4-5 से ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी नहीं यूज करेगा, मैं गारंटी देता हूं। उसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब आप चार्ज के किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के साथ पुश अप करते हैं, तो ये यहाँ पे धोखेबाजी वाले सवाल देते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा करिए, इसके लिए कंडीशन होता है कि चार्ज पार्टिकल में लॉरेंट फोर्स लगेंगे, इसे लॉरेंट फोर्स कहते हैं। लॉरेंट फोर्स लगने का होता है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के, जो मैग्नेटिक फील्ड है। कभी कभी क्या करते हैं, दोनों को सेम डायरेक्शन दे देता है और उसकी पाथ पूछ लेता है, तो हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग खोल के पेपर देना है। बाकी पेपर बहुत इजी है, मैं वही फिर से वही बात कहूंगा, 24 आउट ऑफ 25 सवाल ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट है करंट कैरिंग वायर में वेरिएशंस पूछता है,
कि एक वायर ऐसा है, दूसरे वायर ऐसा है, करंट ऐसा एक में जा रहा है, एक में ऐसा जा रहा है, तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सब सब मैकेनिक्स से हो रहा है। हमें बस क्या मिल रहा है यहाँ से, दो नए फोर्स मिल रहे हैं, एक लॉरेंट्ज फोर्स मिल रहा है मैग्नेटिक का, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखने की वजह से एक और फोर्स मिल गया। बस हमें पता नहीं था, हमने एनएलएम पढ़ रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि कैसा फोर्स है, लेकिन अब हमें पता चल गया, फोर्स का रीजन पता चल गया, तो हमने उसे नाम दे दिया चैप्टर। बाकी चल वही सब मैकेनिक्स वाला ही रहा है, तो ये कोई स्पेसिफिक है नहीं कि कोई बहुत अलग चीज आ गया, अलग दुनिया से कोई टॉपिक उठा के हमारे पास दे दिया गया कि भाई ये कैसे होगा, ये हो जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंटीग्रेशन से बचाएगा। भारी भारी लेंदी लेंदी इंटीग्रेशन होते हैं, काफी पेज और रफ स्पेस को बहुत काफी खींचते हैं, और पेपर में तो सब कुछ लिमिटेड ही होता है क्योंकि हमें सब कुछ भरना होगा, मार रही है तो हम बार में कुछ लिख नहीं सकते इसके अलावा। तो ये गॉस लॉ जो है ना, हमें काम क्या करेगा, हमारी मेहनत कम करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे सवालों में, अगर जैसे इस सवाल को मैं चाहूँ तो इंटीग्रेशन से अगर करूंगा ना, तो मुझे भी एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन गॉस लॉ से फिर से वही छुट्टियों में हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, मैंने इसमें दो टॉपिक्स कंप्लीटली इंग्रेव कर रखे हैं, रेडियो एक्टिविटी और उसके अलावा सेमीकंडक्टर, दो मैंने इंग्रेव कर रखे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है डीके। डीके अल्फा बीटा गामा, तीन डीके, और उसमें जो टाइप्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछता है और एक इक्वेशन दे देगा कि ये निकल रहा है और आप बताइए कि ये कैसा डीके है, सीधा सीधा पूछ देगा, प्लस माइनस या बीटा प्लस बीटा माइनस, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके सवाल है ना हर 3 साल में 2 बार तो पूछे हुए हैं, और ये इतना जितना पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। यहाँ तक तो बंदे कर ले जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाते हैं वो, क्योंकि ये इन्हें याद नहीं रहता इतना, या कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है कि रश में वो सवाल हो नहीं पाते। और ये ऐसे सवाल हैं, बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन से सीधे के सीधे मार्क्स लेके जाते हैं पूरे के पूरे। और क्योंकि ऑप्शंस में ना ये बहुत क्लोजली लिंक वैल्यूज नहीं होती कि 2 डेसिमल तक ही रहना होता है, तो बड़े आराम से हो जाता है। पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे ना तो आप पहले ही देख के बता देंगे कि आंसर यही आएगा, तो हमारा टाइम बच रहा है वहां पे। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। ये पूरा एक टॉपिक है, हमें एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक डेरिवेशन लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला आता है बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस कुछ कांस्टेंट इनटू t। बस इतना फॉर्मूला आता है और इसी से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है, या कैसे जिसको कहते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स जो है लूज कर रहे हैं अपने, या जैसा भी जो कुछ भी उसका कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो उस पे जा रहा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, यहाँ पर मॉडल फिजिक्स खत्म कर चुके हैं और हम आ रहे हैं ट्रांजिस्टर्स पे। CS एंड C कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, सिर्फ एक यहाँ पे लिखा हुआ है PNP, हम इसी पे स्टिक करेंगे, सिलेबस से बिल्कुल मूव आउट नहीं करना है क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है और इधर-उधर की पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन में, CS और C कॉन्फ़िगरेशन में बस। नेक्स्ट टॉपिक है KTG एंड थर्मो, इस टॉपिक से शायद पेपर सेटर क्वेश्चन के बाद अगर कोई टॉपिक है तो ज्यादा प्यारी चीज है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहला टॉपिक है, बेसिक सवाल पूछता है बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे, याद इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसी के बेस पे बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता है कि कितनी एनर्जी दी, इतना वर्क किया तो हीट कितनी हुई होगी, ऐसे ही सवाल पूछता है एसी में आपस इंटरलिंक करके। उसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सिंपल फार्मूला होता है इसका, हमें स्पेशल केस पे नहीं जाना है, हमें अप्रोक्सीमेट करके रखना है कि जो फाइनल टेंपरेचर है ऑलमोस्ट रूम टेंपरेचर के बराबर है इस केस में, ये पहले ही बता दो, हमें बिल्कुल हार्ड डिग्री की कैलकुलेशंस नहीं करनी है और एवरेज आप मान के चलना है, ठीक है। देन आफ्टर जूल्स लॉ, डायरेक्ट टॉपिक है, हमें पता है क्या करना है, और Q इक्वल्स टू mc delta t, सिंपल वैल्यू रखनी है, वो बताएगा कितनी एनर्जी ले रहा है, तो आपकी कितनी जो हीट है या कितना आपका जो अगर मेटल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड दिया हुआ है जैसे आयरन दिया हुआ है उसका S दे देगा और वो पूछेगा कितना टेंपरेचर आएगा, बस उतना ही करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सिंपल PV इक्वल्स टू nRT के बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, उसमें बस रिलेशन बताना होता है कि फाइनल और इनिशियल वैल्यूज के बीच का रिलेशन क्या है, बस उतना ही करना होता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो टाइम लेते हैं ऑलमोस्ट, ये कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा स्टीफेंस लॉ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सवाल जो हैं अच्छे पूछे गए, थोड़ा ठीक सवाल पूछे गए बाकी टॉपिक्स के कंपेयर में, क्योंकि एरिया बेस्ड सवाल होते हैं, वो ऐसा दे देगा स्फीयर दे देगा, कभी सिलेंडर दे देगा और बता देगा आपको टेंपरेचर, तो पूछे कितना रेडिएट कर रहा है, कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसे थोड़ा कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमें बेसिकली,
तो रेडिएट आउट कर रहा है वो एनर्जी होगी, वो किस फॉर्म से जाएगी, कौन सा फॉर्मूला बेस करेगा, वो है स्टीफेंस लॉ ब्लैक बॉडी के। देन सीपी और सीडी के रिलेशंस ये याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। अब सबसे एंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट टॉपिक्स, अब मिसलेनियस और एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अभी जो मैंने 24 क्वेश्चन बोले वो यहाँ पे पैकअप हो जाएंगे। और वो टॉपिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन के सिंपल प्रॉब्लम्स पूछता है, यंग्स मॉडुलस का क्या है, उसी के रिलेशन में सीधा सीधा कभी कभी डायमीटर बढ़ा देगा और पूछेगा कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक्स एक्सरेज, रिपीटेड सवाल ऑलमोस्ट हर तीसरे पेपर में एक सवाल एक्सरे का आता ही आता है। कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, किसके ट्रांजिशन से एक्सरेज निकल रही हैं, उसमें एनर्जी गैप चेंज होता है या नहीं होता है, ये सब हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। सब पैकेज में हम कवर अप करेंगे बहुत कायदे से, क्योंकि ये टॉपिक कम पढ़ाया जाता है और बुक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कम है, तो उसे हम बिल्कुल देखेंगे, मेंटर्स बिल्कुल इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बहुत आसान चीज होता है, लेकिन कभी सवाल पेपर में पूछ ही देता है, एक नंबर है, एक सवाल है, फ्री का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसे छूटेगा। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ लेजर्स, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, बुक में यूजुअली नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ बेसिक्स का बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कन्वर्ज होते हैं या नहीं, डाइवर्स कैसे होते हैं, उन्हें कन्वर्स अगर कराया जा सकता है तो कैसे कराया जा सकता है, लेंस में उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, लेंस में अगर हम डायरेक्ट लेजर्स यूज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस इतना ही पढ़ना है। अदर देन आयरन कोर एंड इट्स यूज, रिपीटेड सवाल पूछे गए हैं, कम 3 या 4 सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं कि आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, कहाँ-कहाँ यूज करते हैं, या ऐसा दे देगा कि 4 डिवाइसेस दे देगा, नीचे एलिमेंट्स के नाम लिख देगा कि इसका कोर होना चाहिए, हो सकता है या नहीं, तो वही हमें पता होना चाहिए कि होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक सवाल जो मैं बहुत देर से कह रहा था कि 24 आउट ऑफ 25, अब हम उस एक सवाल की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन 25 सवाल में से एक सवाल एटलीस्ट 2015 तक तो किया ही गया है कि एक सवाल ऐसा डाल दिया गया है कि बच्चे 25 में से 25 पूरे सही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही आउट ऑफ लीक सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है कि ये सवाल पेपर में कहाँ से आते हैं। टॉपिक्स में बता देता हूँ, एक फ्लाईव्हील है, सीधे सीधे उसका पूछा गया है कि व्हाई इज फ्लाईव्हील यूज्ड, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है, आई एम सॉरी, नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। इल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ये पूछा है, नहीं पता है, ये भी वही सेम प्रॉब्लम, नहीं होता है। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट पहली बार में तो मुझसे भी नहीं समझ में आया था कि था क्या, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है, नहीं हो पाएगा, वही बात है, अगर पेपर सेटर नहीं चाहता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, आउट ऑफ सिलेबस सवाल दे देगा, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल है, सबका कट रहा है, तो हमारे लिए इवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सेम वैसा ही है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, ये शायद तक आपको बीएससी में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स तक में नहीं पढ़ाया जाता है कि ये है क्या, कैसे काम करें, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे, खुद पढ़ के पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे तो हमारा काम है, ठीक है। तो ये एंड सिलेबस पैक हो चुका है। अब एक लास्ट बार हम देख लेते हैं कि पेपर फिजिक्स का आप क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप पेपर सॉल्व ही क्यों करेंगे फिजिक्स का, फिजिक्स और मैथ्स एक साथ सेक्शन होते हैं, आप क्यों। हम बात कर रहे थे पेपर 10 के बारे में, शायद ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ सिलेबस देखा, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब रिपीटिशन देख रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं, क्या क्या जो हो रहा है वो बार बार हो रहा है, और हम क्यों फिजिक्स सेक्शन ऑप्ट करें। सबसे पहली बात टाइम सेवर, ये पूरा सेक्शन फिजिक्स का ऐसा है कि आप छुट्टियों में कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन, सिर्फ दिमाग लगा लगा के, बहुत आसानी से हो जाता है, और ये इतना टाइम बचाएगा, आप बात मान के चलिए शायद आप पेपर में अपने लिए तक टाइम निकालेंगे, आप एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। अदर देन दैट बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर आता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से सवाल आते हैं, और कुछ भी याद करने की शायद मुझे नहीं लगता ये जरूरत होगी। अदर देन दैट नेम बेस्ड चीजें आती हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे नाम यूज करता है जो एनसीईआरटी के ही हैं, और हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। अदर देन दैट ऐसे सवाल रहते हैं, नॉन रिगोरस कैलकुलेशन रहती है, बिल्कुल कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछ देगा 1.369 पूरा नाटक भाई कुछ बहुत गंदा नंबर, कि जो बहुत ही ज्यादा गंदा नंबर है, आपका टाइम खाए, ऐसी चीजें नहीं रहती हैं पेपर में, ये हमारे लिए है प्लस पॉइंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का करिकुलम ही फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आप 24 सवाल, 24 क्वेश्चन, मैंने 25th क्वेश्चन की जिम्मेदारी नहीं ली है अभी, 24 क्वेश्चंस की ले रहा हूँ, यहीं से होंगे, बिना किसी डाउट के यहीं से होंगे, और इसी को फॉलो करना है, हमने वीसी ऑर्डर को फॉलो किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये
पढ़िए, नहीं समझ में आता है बिल्कुल डाउट्स क्लियर होंगे उसके, कोई दिक्कत नहीं, और हम भी इसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमारा लेवल रहेगा, अगर पेपर यहाँ चल रहा है तो हम आपको यहाँ लेके चलेंगे कि अगर आप गिरे भी तो अभी आप पेपर के ऊपर ही रहेंगे। अदर देन दैट लास्ट थिंग है एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट प्लीज मत छोड़िएगा, बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले। अगर हमें पेपर में 25 आउट ऑफ 24 करने ही करने हैं, एश्योरली करने हैं, तो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या करते हैं ना, पेपर अचानक वो आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सवाल पूछ देगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए जरूरी है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और चाहें तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अदर देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और प्लीज कमेंट करिएगा इस वीडियो से, आपको अगर कोई क्वेरी है या आपको वीडियो में कोई डाउट है किसी टॉपिक से लेकर के, और या किसी कोर्सेस के एलोकेशन या कैसी भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल पे जाइए, कमेंट करिए, आपको एज सून एज जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई